साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ है, पेड टेस्ट सीरीज़ है और ये आज हमारी 10वीं टेस्ट सीरीज़ रहेगी। 9 टेस्ट आ चुके हैं और ये 10वीं है। आज के टेस्ट सीरीज़ में हम एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक के सवालों को जो है हल करेंगे। साइंस एंड टेक में जो है साइंस के सवाल पिछली टेस्ट में हो चुके हैं, जो कि पूरी तरह से साइंस के सवाल थे, जिसमें फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायो थी। ठीक है, आज के टेस्ट में हम लोग एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित जो साइंस है वो देखेंगे। तो पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है आज का, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसे? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है क्योंकि एक स्रोत में संग्रहित कुछ ऊर्जा स्थानांतरण पर हमेशा कुछ भाग खो देती है। निचला हिस्सा हमेशा उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेगा, बाद के स्तर उपभोक्ताओं यानी प्राथमिक, माध्यमिक आदि का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्पादक के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उसके बाद उपभोक्ता के पास पहुंचने पर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो जो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी खाद्य जाल के साथ ही कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में भी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होने का कारण है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के स्तर में प्रगतिशील कमी होती जाती है, अर्थात ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचने पर अपना कुछ अंश खो देती है, अतः पथ हमेशा एक दिशीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये पिछले क्वेश्चन का जो है आगे का प्रश्न है। तो ये होता है 90%। कितने प्रतिशत? 90%। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का 90% ह्रास होता है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा स्थानांतरण में ह्रास होता है। अगले पोषण स्तर को ऊर्जा का 10% ही प्राप्त होता है, अतः सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास एवं सबसे कम ऊर्जा उपभोक्ता के पास पहुंचती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो सागरीय बायोम में जूप्लैंकटन को जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जूप्लैंकटन को कहते हैं। जूप्लैंकटन सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। ये जलीय जीव होते हैं। जूप्लैंकटन एक कोशिकीय जलीय जीव होते हैं जो सागरीय प्राथमिक उत्पादन के दौरान उत्पादित अधिकांश कार्बन की चराई का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन कहता है महासागरों में जैव विविधता स्थल की तुलना में बहुत व्यापक है। बिल्कुल सही बात है, महासागरों में जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। हमारे जो महासागर हैं उनमें जो है जैव विविधता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला है, महासागर हमारे ऑक्सीजन का 70% उत्पादित करते हैं। ये भी सही है क्योंकि महासागर हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन का 70% उत्पादित करते हैं, साथ ही ऊष्मा को अवशोषित भी करते हैं, जिससे हमारी जलवायु नियमित होती है। ठीक है, अगला है, महासागर हमारे वायुमंडल में प्रतिवर्ष निर्मुक्त किए जाने वाले कार्बन का 1/4 भाग अवशोषित कर लेते हैं। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि महासागर मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन का 1/4 भाग भी अवशोषित करते हैं। अगला है, महासागरों में तेल और खनिज के भंडार हैं जिसका पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है। तो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि महासागरों में लगभग 10 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा महासागर तेल व खनिजों के भंडार भी हैं। तो ऑप्शन हमारा चारों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैव वानिकी यानी बायोनॉमिक्स के संबंध में कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है
कि इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। बायोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? जीवन का प्रबंधन, यानी जो है जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नियम। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का अर्थ जीवन का नियम या जीवन का प्रबंधन है। अगला है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा दिया है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है, यह भी सही है। यानी यह शब्द पारिस्थितिकी का पर्याय है, साथ ही प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच एक संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो वो कहलाता है इकोटोन। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच एक संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। कई बार पूछा गया है। इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप एक नदी व नदी के किनारे के बीच दलदली भूमि के क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों या बायोम के बीच एक संक्रमण है, अतः इसे जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र से उलट जाता है? तो ये उलट जाता है तालाब से। ठीक है, जीव भार का पिरामिड तालाब में उल्टा हो जाता है क्योंकि तालाब में उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन छोटे जीव होते हैं तथा उनका बायोमास सबसे कम होता है। इसके बाद उपभोक्ता का आकार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि शीर्ष की ओर बढ़ने पर पिरामिड वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार पिरामिड का आकार उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो पिरामिड कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन और सबसे ऊपर जो है सबसे बड़े जीव जैसे व्हेल मछली। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टैगा जीवोम है? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि टैगा वनस्पति या टैगा बायोम या टैगा जीवोम उप आर्कटिक प्रकार का बायोम है। किस प्रकार का? उप आर्कटिक प्रकार का, ना कि ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं इन तीनों प्रकार का नहीं होता, उप आर्कटिक प्रकार का टैगा बायोम होता है। ठीक है, इसके अलावा टैगा टुंड्रा और समशीतोष्ण वन के बीच 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है। टैगा बायोम को बोरियल वन या हिम वन के रूप में भी जाना जाता है। शंकुधारी वन टैगा बायोम की विशेषता होती है, इसमें चीड़, स्प्रूस और लार्च होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ स्थलीय या सामुद्रिक संरचना दी गई है, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो प्रवाल भित्ति जीवीय समुद्री निक्षेप में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला एकदम सुमेलित है। महाद्वीपीय शैल्फ, माघ स्थल या शील जिसे कहते हैं वो उथली गहराइयों के साथ विलग्न उन्नत भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, वितलीय मैदान क्या होते हैं? तो वितलीय मैदान होते हैं गहरा अपेक्षाकृत समुद्री तल होता है। ठीक है, समतल समुद्री तल होता है। और महाद्वीपीय ढाल जानते हैं, मग्न ढाल के तीव्र अवरोहण होता है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। एक तरफ बायोम दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित वनस्पति दी गई। अभी पीछे हमने बायोम के बारे में एक प्रश्न देखा, टैगा बायोम के बारे में। वो कहाँ पाया जाता है? उप आर्कटिक प्रकार का वो बायोम होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो इसी से आप जो है आइडिया लगा लेंगे। तो समुद्री बायोम में फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक होता है। कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं। टैगा बायोम को उत्तरी अमेरिका में बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह उप आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसा अभी मैंने पीछे बताया। भूमध्य सागरीय बायोम क्या होते हैं? तो भूमध्य सागरीय बायोम स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम इनको कहते हैं।
और उष्णकटिबंधीय बायोम मानसूनी पतझड़ वन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? ये इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें से सही क्रम है शेलवास, सवाना, टाइगा और टुंड्रा। कैसे हो जाएगा? देखिए, शेलवास जो घास भूमि है वो दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे में, अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी भागों में पाई जाती है। ये पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रम क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए, तो शेलवास घास भूमि दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी भागों में पाई जाती है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसके बाद टाइगा उप आर्कटिक क्षेत्र में स्थित वनस्पति है, इसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर टुंड्रा आर्कटिक बर्फ की टोपी के ठीक नीचे के क्षेत्रों में पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति बौनी झाड़ियों, घास, रोज, लाइकेन आदि से बनी होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्र मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं? तो वो इकाई होती है बायोम। कैसे? बायोम सबसे बड़ी भौगोलिक जैविक इकाई है जिसमें विभिन्न समुदाय शामिल होते हैं, जैसे घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगल। बायोम को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थलीय बायोम, दूसरा समुद्री बायोम, तीसरा है मीठे पानी के बायोम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ दिवस दिया गया है, एक तरफ तिथि दी गई है। कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत आसान है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। बहुत आसान प्रश्न था, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नारा था? तो ये नारा था चिपको आंदोलन का। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता का नारा चिपको आंदोलन में दिया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनकी कोविड-19 में मृत्यु हो गई। यह आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, यानी अब जो उत्तराखंड में है, शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1973 में ये हुआ था, ये भी याद रखेगा। 1973 सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके प्रणेता, जिनकी कोविड-19 में मृत्यु हो गई। पूछा जा सकता है, ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। तो पारिस्थितिकी का मित्र एक ही पौधा नहीं होता, जिसका नाम है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं समझा जाता, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होने के कारण ये पृथ्वी के नीचे से जल एवं पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा को अवशोषित कर लेता है, एवं आसपास के छोटे पौधों एवं वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका प्रमुख कारण होता है वनोन्मूलन। यानी भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण है वनों की कटाई या वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का तात्पर्य है वनों को जलाया जाना या वनों का काटा जाना। वनों को जलाकर व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है, एवं साफ की गई भूमि में खेती की जा सकती है, या फिर मानव आवास के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से उच्चतम पोषण स्तर कौन सा है? तो उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी का। किसका? सर्वाहारी का। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी का होता है। सर्वाहारी वह होता है जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का भक्षण करता है, जबकि अपघटक जो होते हैं वो मृत जीवों को अपचयित करने का कार्य करते हैं एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब शाकाहारी और मांसाहारी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जानते ही हैं कौन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी पूछा गया है लास्ट ईयर। नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी है नागपुर में। कहाँ है? नीरी नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। नीरी की स्थापना 8 अप्रैल 1958 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ठीक है, 8 अप्रैल 1958 को, ठीक है, की गई। इसकी स्थापना जल आपूर्ति, सीवेज निपटान और संचारी रोगों पर ध्यान देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषित जीव कहते हैं। ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे? एजी टांसले एक पादप वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये एक ब्रिटिश पादप वैज्ञानिक है। स्वपोषित जीव से आशय ऐसे जीवों से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 100% जैविक राज्य है? बहुत आसान प्रश्न है। भारत का एक ही राज्य है जो 100% जैविक राज्य है, वो है सिक्किम। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य बन गया है। साथ ही भारत का भी पहला जैविक राज्य सिक्किम ही है। खेतों में रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से सिक्किम ने 2003 में जैविक खेती की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। वर्तमान में त्रिपुरा और उत्तराखंड भी 100% जैविक राज्य हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों द्वारा मृदा संरक्षण संभव है? ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे मृदा संरक्षण संभव है? तो वो विधियां होती हैं समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती करके, परिमाणीय प्रवाह तंत्र से, फसल चक्रण से। पवन अवरोधक इससे जो है कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। पवन अवरोधक का उपयोग पवन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। इसके अलावा समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती यानी ढलान में सीढ़ी बनाकर, परिणामी प्रवाह यानी नियंत्रण, परिमाणी प्रवाह नियंत्रण क्या होता है कि जो है परिमाणीय प्रवाह नियंत्रण यानी पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके, फसल चक्रण यानी फसलों को बदल बदल कर बोने से मृदा संरक्षण को बनाए रखा जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कचरा सरकारी नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है? तो ऐसा किस प्रकार का कचरा है जो सरकारी नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है? तो वो कचरे होते हैं निर्माण के कार्य से उत्पन्न कचरा, खतरनाक कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट। ठीक है, तो यानी चारों जो है हमारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसका निपटान सरकारी नियमों के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। ई कचरा प्रबंधन नियम अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया। तो अगर पूछा जाए तो अक्टूबर 2016 से ई कचरा अधिनियम शुरू, मतलब ई वेस्ट जो मैनेजमेंट हुआ, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत जो है 2016 से लागू हुई। ठीक है, 2016 ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मापन करने वाली इकाई होती है। ठीक है, डेसिबल का अधिक होना ध्वनि की अधिक प्रबलता को दर्शाता है। सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल है। शोर के लिए ध्वनि का स्तर 90 डेसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनने वाला है? तो ये बनने वाला है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये देश का पहला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नामक जगह पर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की सरकार की योजना है।
यह केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। हिम तेंदुआ 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई में, नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ बहुत कम दिखाई देते हैं, अतः इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है। ये IUCN की लाल सूची में शुभेद्य जीवों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा जा रहा है, पहला है, यह भारत के पश्चिमी घाटों और नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। गलत है। क्यों? क्योंकि गोल्डन लंगूर भारत में असम और त्रिपुरा राज्यों में पाया जाता है। ये करंट अफेयर्स का सवाल रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा असम और त्रिपुरा। ठीक है, राज्यों में पाया जाता है। या पड़ोसी देश भूटान में मिलने वाली पूर्वजगत यानी पूर्व जगत बंदर की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। यह भूटान में काले पहाड़ों की तलहटी में पाया जाता है। ठीक है, IUCN की लुप्तकाय प्रजाति की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। किससे? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। रामगंगा नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य में है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा दूधतोली नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भादला सोलर पार्क, राजस्थान। भादला सोलर पार्क भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह भादला फलोदी तहसील जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। इस सोलर पार्क की कुल कीमत 2,245 मेगावाट है। मतलब इस सोलर पार्क की कुल क्षमता जो है 2,245 मेगावाट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन कहता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन प्राच्छादन वातावरण की अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भूमि के नीचे संग्रहित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को गैस एवं तरल रूप में परिवर्तित करके भी संग्रहित किया जा सकता है। यह भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन प्रच्छादन कार्बन का मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में दीर्घकालिक भंडारण है। वातावरण में मानवजनित क्रियाओं के कारण उत्सर्जित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करके पृथ्वी के नीचे या समुद्र के नीचे द्रव अथवा तरल रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करके रखना ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसके द्वारा मानव जनित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के दुष्परिणाम से वातावरण को बचाना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन सिंक। ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिंक के बारे में पूछा जा रहा है। कौन से कथन सही हैं? पिछले कक्षा में मैंने कार्बन सिंक के बारे में बताया है। ठीक है, फिर भी जान लीजिए। कार्बन सिंक से आशय ऐसी संरचना से है जो वातावरण में जितना कार्बन उत्सर्जित करती है उससे ज़्यादा अवशोषित करती है। सही है। वैश्विक स्तर पर दो सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक वनस्पति और महासागर हैं। ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा जान लीजिए। कार्बन सिंक का आशय है कि पर्यावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड किसी वन, बायोम या प्राकृतिक संरचना द्वारा उत्सर्जित की जाती है, यदि वह उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं तो वे कार्बन सिंक कहलाते हैं। वनस्पति और महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं क्योंकि वे कार्बन के उत्सर्जन से अधिक कार्बन का अवशोषण करते हैं। यही कारण है कि अमेजन के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि कार्बन का अवशोषण कर दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, COP27
तो इसमें से कौन सत्य है? पहला है यह 27 नवंबर 2022 में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ, सही है। इसमें भारत का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया, यह भी सही है। इसमें भारतीय पवेलियन की थीम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थी, यह भी सही है। ठीक है, तीनों सही हैं, यह जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। COP27 भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। भारतीय पवेलियन की थीम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थी। COP 6 से 18 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख मिस्र में संपन्न हुआ। UNFCCC अगला COP 28 2023 में दुबई में संपन्न होगा। तो 2023 वाला दुबई में होगा, यह भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके 27 कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ, और 28 होगा दुबई में। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, तीनों हमारे सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जारी करता है? तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में दुनिया के जल संसाधनों पर पर्यावरण, जलवायु और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन का समर्थन करना है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये हस्ताक्षर किए गए 2 फरवरी 1971 को। कब किए गए? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIV के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है कि GIV मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर IUCN ने इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया, यह भी सही है। GIV के संरक्षण के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIV का विचार पेश किया, यह भी सही है। यानी तीनों सही हैं। GIV या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है वो सबसे भारी पक्षियों में से एक है। ये घास के मैदानों में पाए जाते हैं और अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताते हैं। वर्तमान में 50 से 249 GIV पक्षी मौजूद हैं, यानी इनकी कुल संख्या 50 से लेकर 250 के बीच में हो सकती है। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में GIV के मूल और संभावित आवासों में से जहां भी संभव हो ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल को भूमिगत पावर केबल में बदलने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन स्थानों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, गुजरात, महानदी डेल्टा, गोवा, सुंदरवन, ये सभी में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव कवर 42.45%, इसके बाद गुजरात का 23.66%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 12.39%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये आंकड़े मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में जो है 75 रामसर स्थल हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल सूची में शामिल हैं। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। इस सूची में 11 स्थलों को अगस्त 2022 में शामिल किया गया था। इसके साथ ही इनकी संख्या 75 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 हैं, इसके बाद यूपी में 10 हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर कन्वेंशन
1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को किया। यह जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा रामसर कन्वेंशन में भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो 1 फरवरी 1982 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नुकसान और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लॉस एंड डैमेज फंड अगर आप पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि UNFCCC के COP 27 में हानि और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। अभी मैंने बताया ना UNFCCC के बारे में, ठीक है। तो उसमें जो है लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई, ठीक। तो हमारे कथन है, यह जलवायु आपदाओं को से प्रभावित कमजोर देश के लिए एक वित्त पोषण समझौता है, ये सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। इसे UNFCCC COP 27 में लाया गया है, अभी जैसे मैंने बताया, ये भी सही है। इस कोष के लिए $500 बिलियन की राशि का प्रावधान विकसित देशों द्वारा किया गया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है यह कोष विकासशील देशों के दशकों के दबाव की परिणति है। कोष के लिए वित्त का निर्धारण 24 देशों के प्रतिनिधि अगले 1 वर्ष एक साथ काम करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि फंड को क्या रूप लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है ये निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा इस कोष में जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों के विनाश के लिए भी आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तो ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। मीठे पानी के कछुओं के लिए भारत के पहले पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के भागलपुर वन प्रमंडल में किया जाएगा। इस पुनर्वास केंद्र में एक समय में 500 कछुओं को एक साथ रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ रामसर स्थल दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दी गई है, ठीक है। तो तंपारा झील जो है उड़ीसा के गंजम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो तंपारा झील जो है उड़ीसा के गंजम में, ठीक है। मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, ये जरूर याद करते चलिएगा। यशवंत सागर झील जो है, यशवंत सागर झील रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा हासिल करने वाली इंदौर की दूसरी जल निकाय है। तो ये इंदौर यानी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। पोंग बांध झील को महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका निर्माण व्यास नदी पर देश का सबसे ऊंचा तटबंध बनाकर किया गया है। इस आर्द्र भूमि को महासीर एंगलिंग मछली पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है गंगा के मैदान पर स्थित मीठे पानी की एक दलदली भूमि है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को IUCN ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा है। तो ये रखा गया है लुप्तप्राय श्रेणी में, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। वैसे तो डॉल्फिन समुद्रों में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। ये दोनों नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं। तो ये है केन और बेतवा जो है लिंक परियोजना जो जोड़ी जा रही है वो यमुना नदी, ठीक है। केन और बेतवा दोनों ही नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली परियोजना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के अनुसार 2021 में देश में कुल 126 बाघों की मौत दर्ज की गई। सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश में 44, उसके बाद महाराष्ट्र में 26,
कर्नाटक में 14 हुई, जबकि 126 में से 60 मौतें शिकारियों के कारण हुई हैं। ये भी जरूर याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है करेबाश। करेवा जो होती हैं करेवाश उपजाऊ भूमि जलोढ़ मिट्टी के भंडार होते हैं। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? करेवास या करेवा जो है, दोनों बोलते हैं इसको, करेवा भी बोलते हैं, करेवास भी बोलते हैं। ये पाए जाते हैं जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, करेवास जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाने वाली अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए वायु प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वायु प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष हैं MM कुट्टी। कौन है? MM कुट्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी की अध्यक्षता में दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की स्थापना की गई। इस आयोग की स्थापना अगस्त 2021 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक चिड़ियाघर में अफ्रीकी शिकारी चीते एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत अफ्रीका से लाए गए हैं? ठीक है, तो कौन से चिड़ियाघर में अफ्रीकी शिकारी चीते एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं हैदराबाद में, ठीक है, और मैसूर चिड़ियाघर में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हैदराबाद चिड़ियाघर के बाद मैसूर चिड़ियाघर अफ्रीकी शिकारी चीतों वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक नर और 2 मादा अफ्रीकी शिकारी चीते मैसूर चिड़ियाघर से मंगवाए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है CITES साइट्स जिसे कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला है हमारा कथन जो है कि साइट्स संकटग्रस्त वन्य जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरों से रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि है। बिल्कुल सही है। यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ, यह भी सही है। इसके सदस्य देशों या पार्टियों की संख्या 184 है, यह भी सही है। साइट्स की 19वीं बैठक COP19 पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 को संपन्न हुई, ये भी सही है। तो हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाना एंड फ्लोरा यानी साइट्स। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशन 1973 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों को पार्टीज कहा जाता है। इसकी 19वीं बैठक 14 से 25 नवंबर 2022 को पनामा सिटी पनामा में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों पर पराली जलाने के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सामुदायिक प्रक्रिया मंच की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई थी नासा द्वारा। किसके द्वारा? नासा द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों पर पराली जलाने के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक प्रक्रिया मंच की स्थापना की। इस पैनल का उद्देश्य गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे के लिए संभावित समाधान सुझाना व बायोमास जलाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे एक सवाल जरूर आएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। पहला है वर्ष 2019 से 21 के बीच देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। देश के कुल मैंग्रोव कवर में 2019 से 2021 के बीच 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। ठीक है, यानी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई 2021 जनवरी 2022 में जारी की गई। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन संस्थान।
यह देहरादून में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के वन संसाधनों का आकलन करना एवं देश में वन सर्वेक्षण करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो यह है गुरुग्राम में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। यह 121 देशों का समूह है। इसमें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के देशों को शामिल किया गया है, क्योंकि इन राष्ट्रों में धूप या सौर ऊर्जा की उपलब्धता बहुलता में है। इस संगठन का शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया? तो ये दिया गया जो है लक्षद्वीप को। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया। अब तक भारत में 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग दिया जा चुका है। यह टैग फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी FEE द्वारा दिया जाता है। यह टैग अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो 33 मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ सुथरा तट माना जाता है। ठीक है, तो जिनको ब्लू फ्लैग तट का टैग दिया जाता है, वो तट जो होते हैं वो सबसे साफ सुथरे तट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि जो देखी गई है वो आंध्र प्रदेश में देखी गई है। 647 वर्ग किलोमीटर, कितना? 647 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद तेलंगाना में देखी गई है, कितनी है? 632 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ओडिशा में देखी गई है, कितना है? 537 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का वन देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लीन ओशन मैनिफेस्टो का उद्देश्य किस वर्ष तक समुद्री मलबे को 90% तक कम करना है? तो ये है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने रणनीतियों एवं लक्ष्यों की एक सूची तैयार की है, जिसे स्वच्छ महासागर घोषणा पत्र यानी क्लीन ओशन मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह कार्य योजना के अंतर्गत समुद्री मलबे को 2030 तक 50 से 90% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक पैकेजिंग के संदर्भ में EPR का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो इस पैनल का अर्थ होता है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। भारत सरकार के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण अधिनियम और किस वर्ष ये लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, जानते ही हैं, कई बार पूछा जा चुका है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में, और उसके अलावा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में। ठीक है, ये जरूर सब याद कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित होता है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोगों से हटाना है।
यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल, कई बार पूछा जा चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि इसे 1998 में जापान के शहर क्योटो में अपनाया गया। गलत है। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में, कब? 11 दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में अपनाया गया था एवं 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ। तो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, दूसरा सही है। यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा जो है सही है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा 84 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं एवं 192 देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। ठीक है, दाची ग्राम जम्मू एवं कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। दाची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू एवं कश्मीर में है। औरंग असम में है, ये भी जानते हैं। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, ये भी जानते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये मैंने जो बताया गुरु घासीदास झारखंड में नहीं है, यह है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड मैंने लिख दिया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीले केचुए का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नीले केचुए का संबंध जो होता है वो मेघालय राज्य से है। नीले केचुए का संबंध मेघालय राज्य से है। यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये नीले केचुए सालाना 2 बार पलायन करते हैं, वसंत ऋतु में ऊपर की ओर और शरद ऋतु में ढलान पर नीचे की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का शुभारंभ 2009 में किया गया। गलत है, क्योंकि इसका जो है शुभारंभ 30 जून 2008 को किया गया। कब किया गया? 30 जून 2008 को। ठीक है, 2009 नहीं, 30 जून 2008 को। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं, तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस योजना का आरंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन शामिल हैं। कौन कौन से मिशन हैं वो सुन लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। ठीक है, ये 8 मिशन शामिल किए गए, तो हमारा ऑप्शन यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही के एक शोध के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कार्बन के अवशोषण से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कार्बन के अवशोषण से ज़्यादा उसका उत्सर्जन कर रहा है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों? क्योंकि एक शोध के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सोखने से ज़्यादा कार्बन छोड़ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की मिट्टी में बड़ी आबादी में जीवाणु पाए जाते हैं जो सांस लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्नलिखित में से कौन है? ये हर साल पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं
इसमें जो दिए गए हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये सही है। इसके अलावा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं वो होते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट नहीं, पश्चिमी घाट लगाएंगे तो गली हो, सॉरी पूर्वी घाट लगाएंगे गलत हो जाएगा। पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र, इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के क्षेत्र शामिल होते हैं। इसके अलावा सुंदरलैंड यानी भारत का निकोबार द्वीप समूह का भाग सुंदरलैंड हॉट स्पॉट में पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है भारत में पर्यावरण आंदोलन और किस वर्ष हुआ। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन और किस वर्ष हुआ। तो पहला दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बहुउद्देशीय बांध के निर्माण के विरोध में था। यह आंदोलन 1985 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1985 में हुआ। फिर दूसरा है साइलेंट वैली आंदोलन। तो यह आंदोलन जो है केरल राज्य में स्थित कुथीपूजा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना के विरोध में था। यह पेरियार नदी की सहायक नदी है। यह आंदोलन 1978 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद नवदान्या आंदोलन है। नवदान्या आंदोलन जो है, यह आंदोलन नवदान्या नामक संगठन द्वारा चलाया गया। इस संगठन का उद्देश्य जैव विविधता पर संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन 1982 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1982 में। इसके अलावा जंगल बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन का प्रारंभ बिहार में हुआ। यह बाद में झारखंड और उड़ीसा राज्यों में भी फैल गया। यह आंदोलन प्राकृतिक साल के वृक्षों को हटाकर मौद्रिक लाभ के लिए टीक के वृक्षों को लगाने के विरोध में था। यह आंदोलन 1980 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व हरित पहल यानी मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को 2021 में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा देश था? तो ये देश था हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मध्य पूर्व से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकने के लिए 2021 में लॉन्च किया। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय जलवायु कार्यवाही के लिए स्पष्ट रणनीति बनाई गई। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन बॉन्ड वित्तीय साधन है जो पर्यावरण अनुकूल और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करते हैं। कौन सा उत्तर सही है, ये इसका चयन करना है। ठीक है, पहला हमारा सही है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड वित्तीय साधन है जो पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए आय उत्पन्न करते हैं। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष भारत के आर्थिक सलाहकार होते हैं, यह भी सही है। ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। तो ये भी सही है, तीनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये मंत्रालय थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें 3 उप योजनाएं होंगी। कौन कौन सी? पहली है अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, दूसरा है बायोमास कार्यक्रम, तीसरा है बायोगैस कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, UNFCCC के COP 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन यानी IDRA की शुरुआत निम्नलिखित में से किन देशों ने की? तो ये थे जो है स्पेन और सेनेगल। ठीक है, स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IDRA लॉन्च किया। इस अलायंस में 30 देश 20 संगठन हैं।
स्पेन ने इसके लिए 5 मिलियन यूरो यानी 40.76 करोड़ रुपए के सीड फंड की घोषणा की। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD भी सूखे पर ही कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना यानी APVC 2020 से 25 के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति यानी SLCVC की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। गिद्ध संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित योजना के अनुरूप तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत चौथे बाघ अभ्यारण्य की सूचना को मंजूरी दी। यह अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो यह अभ्यारण्य जो है अवस्थित है चित्रकूट जिले में। किसमें? चित्रकूट जिले में। इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है, तो याद करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी। ठीक है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य अपने स्वयं के बाघों की मेजबानी नहीं करता। यहाँ बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व यानी मध्य प्रदेश द्वारा लाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेट जीरो उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन कहता है कि COP 26 में भारत ने 2050 तक अपने उत्सर्जन को घटाकर शुद्ध शून्य करने का वादा किया है। गलत है, क्योंकि भारत ने COP 26 में 2070 तक, ठीक है, 2070 तक शुद्ध शून्य करने का वादा किया है। ठीक है, दूसरा है, नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ है किसी देश के द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाए उसे कार्बन सिंक के माध्यम से पुनः अवशोषित कर लिया जाए ताकि उत्सर्जन शुद्ध शून्य हो सके। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरित कार्बन से आशय है। तो हरित कार्बन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो हरित कार्बन होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पृथक हुआ वह कार्बन ग्रीन या हरित कार्बन कहलाता है जो प्राकृतिक पारितंत्र के पादपों तथा मृदा से निक्षेपित होता है। तटीय, जलीय तथा समुद्री कार्बन सिंक जो वनस्पति, जलीय जीव तथा गाद के रूप में पहचाने जाते हैं ब्लू कार्बन कहलाते हैं। कृषि अग्नि से उत्पन्न धुआं, लकड़ी जलाने से उत्पन्न धुआं अर्थात जैवमास से उत्पन्न धुआं ब्राउन कार्बन कहलाता है। ब्राउन कार्बन कार्बनिक एरोसोल का सर्वव्यापी कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र उत्पादों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्किंग की जाती है? तो पर्यावरण मित्र जो मित्र उत्पाद होते हैं उनके लिए कौन सी मार्किंग की जाती है? तो उनके लिए इको मार्क जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, इको मार्क की मार्किंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पेय पदार्थ हैं जो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो पेय पदार्थ होते हैं नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम। ठीक है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो नाइट्रेट होते हैं, फ्लोराइड होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, यूरेनियम, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रेट से क्या होता है कि नाइट्रेट से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फ्लोराइड से क्या होता है? तो फ्लोराइड से दांतों की विरूपता, हड्डियों तथा जोड़ों का रोग हो जाता है। यूरेनियम से क्या होता है? तो यूरेनियम से बालकों में मंद बुद्धि का कारण बनता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, डायरिया, पेरिफल न्यूराइटिस, हाइपर केरेटोसिस और फेफड़ों व त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वनस्पति संरक्षण की बाह्य स्थाने, ठीक है, ex-situ जिसे कहते हैं, ex-situ, ठीक है, ex-situ बाह्य स्थानीय पद्धति है। तो बाह्य स्थानीय पद्धति इसमें से है वनस्पति उद्यान। ठीक है,
बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत वनस्पति या जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यदि कोई प्रजाति खतरे में है तो उसे प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे स्थान पर रखकर कृत्रिम वातावरण उपलब्ध कराकर उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो इसमें से है चारों। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और यह रामसर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, यानी ये जो है विश्व धरोहर स्थल में भी है और रामसर स्थल में भी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में इस्पात उद्योग द्वारा छोड़े गए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं? तो इस्पात उद्योग से जो प्रदूषक छोड़े जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं इनमें से सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, चारों हैं। ठीक है, तो सभी प्रदूषक मानव स्वास्थ्य के एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन हमारा सही है? ठीक है, पहला कथन कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के लिए 1500 संवहनीय पादप स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए, सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का 70% विलुप्त हो जाना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, यानी दोनों सही हैं। कम से कम 1500 संवहनीय पादप स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए, अर्थात सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हो। संवहनीय पादपों के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य पादपों को नहीं दर्शाया गया हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है तो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जैव विविधता समझौता संधि। ठीक है, जैव विविधता समझौता संधि यानी CBD सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता तमिलनाडु राज्य में है। मुप्पांडल पवन खेत की क्षमता 1500 मेगावाट है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EVP कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण E20 का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही है। सरकार ने इथेनॉल प्राप्त करने के लिए गन्ना, मक्का, फल, सब्जियों के अवशिष्ट, बाजरा आदि खाद्यान्न को शामिल किया, जो कि 2018 तक गन्ने तक ही सीमित था। तो दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, यानी दोनों कथन सही है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम 2003 में अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत की पेट्रोल आयात की निर्भरता को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया था। एथेनॉल को कृषि उत्पादों से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा जो है हमारा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए कौन सी प्रमुख समस्या है? तो अगर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो कौन सी समस्या आती है? तो वो आती है, हाइड्रोजन को उत्पादित करने में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, यही एक समस्या आती है। हाइड्रोजन एक संभावित उत्सर्जन मुक्त वैकल्पिक ईंधन है जिसे हरित ईंधन भी कहा जाता है, किंतु इसे बड़े स्तर पर उत्पादित करने में ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। यह प्रक्रिया खर्चीली भी है। पानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड के द्वारा अलग करके संग्रहित करना एक खर्चीली प्रक्रिया है। ठीक है, और जो है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, यह 3.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह तेलंगाना के हैदराबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डाबसन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? तो डाबसन इकाई बनाई गई है ओजोन घनत्व की, जो है नापने के लिए। ओजोन घनत्व के मापन के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। एक डाबसन उन ओजोन अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यावरणीय ताप पर 0.01 मिलीमीटर पतली परत बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थित है, और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है मौलिंग नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सही है। बेतला नेशनल पार्क उड़ीसा में नहीं है। बेतला नेशनल पार्क हमारा है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में अगर पूछा जाए कहाँ है, तो झारखंड को लातेहार और पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक नेशनल पार्क है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और सिंगलीला नेशनल पार्क है हमारा पश्चिम बंगाल में, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल 200 क्या है? तो ग्लोबल 200 क्या है पूछा गया है। तो ग्लोबल 200 है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यानी WWF द्वारा 200 संरक्षित इको रीजन की लिस्ट ग्लोबल 200 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मौसम विज्ञान संगठन व यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ऊर्जा जलवायु परिवर्तन पैनल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो ऐसा कौन सा रसायन है जिसकी वजह से पक्षियों की संख्या जो है घट रही है? तो उसका एक ही कारण है, पेस्टिसाइड, मच्छर विसारक, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, ये जो है ये तीनों कारक जो है पक्षियों की संख्या में घट रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड, मच्छर विसारक और केमिकल फर्टिलाइजर पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड संबंधित होता है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। ठीक है, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे के में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूट्रिफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता में कमी, मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है या जलाशय विशेष पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर देता है? इसका कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका कारण एक ही है, वो है रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त यौगिक में वृद्धि। ठीक है, रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि होने के कारण हानिकारक शैवालों की वृद्धि हो जाती है। शैवालों द्वारा जीवाणु भक्षण करने पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के गठन वर्ष के अनुसार कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो गठन का सही क्रम क्या हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पहले गठन इसका हुआ 1972 में। कब हुआ? 1972 में। फिर गठन होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। ठीक है, पहले होता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसकी स्थापना होती है 1986 में। ठीक है, फिर उसके बाद होती है राष्ट्रीय वन नीति, इसकी स्थापना होती है 1988 में। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत जो है होती है 2005 में। कब होती है? 2005 में। ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से? ये चारों हैं, लिथोस्फीयर, जनमंडल, वातावरण और बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो वो पर्यावरण कहलाता है मानव जनित पर्यावरण। ठीक है, मानव जनित पर्यावरण यानी एंथ्रोपोजेनिक प्रकृति में किसी भी परिवर्तन को संदर्भित करता है जो मानवीय गतिविधियों जैसे सड़कों या शहरों के अस्तित्व के कारण होता है जहाँ कभी जंगल थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है लाख बहोसी अभयारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य लाख बहोसी अभयारण्य है। लाख बहोसी अभयारण्य 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लाख बहोसी अभयारण्य विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर है। लाख बहोसी अभयारण्य में सियार, नीला बैल, नेवला, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और बंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आसान प्रश्न है, पूछा गया है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु को आमतौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 मौसम है मुख्य रूप से, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल और मई। ठीक है, और बारिश का मौसम जानते ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये घोषणा की गई थी 1952 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति वर्ष 1952 में तथा दूसरी वन नीति वर्ष 1998 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन हमारा कहता है कि आरक्षित वन दिया गया है और आरक्षित वन में लिखा है कि पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होते हैं। इसमें वृक्षों की कटाई एवं पशुचारण प्रतिबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो है वो राज्य के नियंत्रण में होते हैं, साथ साथ इसमें वृक्षों की कटाई और पशुचारण प्रतिबंधित होते हैं। फिर संरक्षित वन दिए गए हैं, इन वनों का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है। इसमें ईंधन की कटाई एवं पशुचारण के लिए प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का संचालन वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु कब से किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसका किया जा रहा है 2007 से 8 से। इसका जो है इस योजना का संचालन वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु 2007 से 8 में किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सूची को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ पेड़ दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उससे क्या प्राप्त होता है। तो चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तेंदू पत्ता से बीड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, जो बीड़ी लोग पीते हैं वो तेंदू के पत्ते होते हैं ऊपर जो लगा होता है। खैर से हमें कत्था मिलता है। ठीक है, उसके अलावा भोजपत्र से प्राकृतिक कागज मिलता है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। एक तरफ दिया गया है जिला और पूछा जा रहा है कि उस जिले में क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। बरेली से माचिस और प्लाईवुड। ठीक है, मेरठ से क्या, मेरठ से खेल का सामान। ठीक है, फिर फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई 1982 में देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। संस्थान देहरादून भारत में स्थित है या चंद्रबनी में स्थित है, जो कि 1982 में देहरादून में स्थापित देहरादून के दक्षिणी जंगलों के करीब है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है झांसी का किला। ठीक है, झांसी का किला शामिल नहीं है। कैसे, जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है। ठीक है, यानी यूनेस्को किसका घटक है, संयुक्त राष्ट्र का। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। फतेहपुर सीकरी, पहला जान लीजिए फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी, इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था। ठीक है, ताजमहल जो आगरा में है, इसके बारे में जान लीजिए। 1653 में बनकर तैयार हुआ था और मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नियों में से एक के मकबरे के रूप में बनवाया गया था। ताजमहल को 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यह हर साल लाखों आगंतुकों का स्वागत करता है। फिर सारनाथ की बात आती है, तो सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, जो कि सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल होने के योग्य होने के लिए भारत की अस्थायी सूची का हिस्सा है, स्थायी नहीं अस्थायी। ठीक है, सारनाथ बौद्ध तीर्थ के चारों स्थानों में से एक है। सारनाथ में हिरण पार्क है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। झांसी के किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली और विश्व की चौथी नाइट सफारी परियोजना विकसित की जाएगी। तो ये परियोजना ग्रेटर नोएडा में विकसित की जाएगी। ठीक है, भारत की पहली और दुनिया की चौथी नाइट सफारी परियोजना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी GBU परिसर से सटे यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में स्थित 250 एकड़ भूमि में विकसित की जाएगी। इसे चीन और सिंगापुर में स्थापित नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि NEERI यानी जिसे नीरी कहते हैं, नीरी का अर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान उपकरण है। बिल्कुल सही है। नागपुर में नीरी की स्थापना 1958 में हुई थी, यह भी सही है। नीरी को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया है, यह भी सही है। भारत में नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, एक कथन गलत दिया गया है, वही हमको जानना है। पहला है, DDT का प्रयोग DDT का पर्याय, मतलब इसका अर्थ होगा डाइफेनाइल ट्राइक्लोरीन। गलत है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन होता है। डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
ये जो ट्राईक्लोरीन लिखा है ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, इथेन यही होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। फिर बाकी सारे सही है। डीडीटी एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय यौगिक है, ये सही है। डीडीटी को पहली बार 1874 में ऑस्ट्रियाई रसायन ओथमर जेडलर द्वारा संश्लेषित किया गया था, सही है। डीडीटी मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा पहला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बेलवर्गीय बर्थोलोमेई जो हाल ही में समाचारों में थी किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये प्रजाति है किसकी? छिपकली की, ठीक है। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक शोध में एक नई प्रागैतिहासिक सरीसृप प्रजाति की खोज की गई, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह आधुनिक समय की छिपकलियों और सांपों की पूर्वज है। प्राचीन छिपकलियों को बेलबर्गिया बर्थोलोमेई कहा जाता था, ठीक है। और इस खोज से 4 पैरों वाले जीव की क्रांति के बारे में कई विवरण सामने आने की उम्मीद है। चर्चा में रहा है तो इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। बेलबर्गिया बर्थोलोमेई क्या है? तो वो है छिपकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति है, ठीक है। भारत ने 3 प्रजातियों को प्रवासी प्रजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। कौन कौन से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को, ठीक है। इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। फरवरी 2020 गांधीनगर CMS COP 13 में सभी 130 देशों द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अलावा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए 13A ऐसी प्रजातियां कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं और दुनिया भर में संरक्षित हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो ये देखा गया है केन्या में। कहाँ पे? केन्या में। एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ जो समाचारों में देखा गया था, केन्या में देखा गया है। एकल नर जिराफ अवैध शिकार के खतरे में खतरनाक स्थिति में है। GPS ट्रैकिंग डिवाइस जो कि जिराफ के सींगों में से एक से जुड़ा हुआ है, वन्यजीव रेंजरों को उसके स्थान के बारे में सचेत करेगा। ल्यूसिज्म एक आनुवंशिक लक्षण सफ़ेद जानवरों में सफ़ेद रंग का कारण बनता है। तो कौन सा लक्षण है? ल्यूसिज्म। ल्यूसिज्म जो है एक आनुवंशिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण है जो कि उसके सफ़ेद रंग का कारण बनता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा ल्यूसिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सही प्रतिशत कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो है सही प्रतिशत कौन सा है? तो इसमें सही प्रतिशत है ये सभी। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, जलवाष्प 36 से 72%, ओजोन 4 से 7% और एरोसोल 2 से 5%। ऑप्शन सी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI किसके द्वारा जारी किया गया? तो EPI जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में भारत को अंतिम 180वां स्थान दिया गया है। EPI एक द्विवार्षिक सूचकांक 2002 में पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। EPI को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए PM10 और PM2.5 सैंपलर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है पर्यावरण प्रदूषण, कई बार चर्चा में रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। PM10 और PM2.5 सैंपलर्स का इस्तेमाल पर्यावरण प्रदूषण के लिए किया जाता है। PM10 एक
10 मिलीमीटर या उससे कम व्यास वाले कण पदार्थ हैं, और PM 2.5 एक 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण या पदार्थ हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि PM 2.5 और PM 10 की तुलना में अधिक हानिकारक है। ठीक है, ये कण ईंधन के जलने और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़े गए घड़ियाल किस प्रजाति के परिवार से हैं? तो ये हैं मगरमच्छ। ठीक है, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गवियलिस गैंगेटिकस है और आमतौर पर इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग ने हाल ही में गंगा की एक प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी घाघरा में लगभग 40 घड़ियाल छोड़े हैं, इसलिए चर्चा में रहे। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री 1968 ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री 1968 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो पुस्तक कौन है? तो वो है रेमंड एफ दाशमन। कौन सी है? रेमंड ए दाशमन। ठीक है, रेमंड एफ दाशमन द्वारा प्रकाशित यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, दिया गया नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नारा जो है दिया गया था चिपको आंदोलन में। ठीक है, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ था, जिसने पारिस्थितिकी या स्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा दिया था। यह एक वन संरक्षण आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? यह एक जैव भौगोलिक विविध क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण जलाशय है जिसे मनुष्यों से खतरा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए टायलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टायलर पुरस्कार से पवन सुखदेव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सद्भावना राजदूत पवन सुखदेव को पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1973 में स्थापित किया गया था और यह पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पी सुखदेव इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पिछले एक दशक में केवल तीसरे भारतीय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का राज्य प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार जो होता है वो नागालैंड का एक वार्षिक त्यौहार है, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हॉर्नबिल त्यौहार मुख्य रूप से हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में होता है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर 2022 के तक ये जारी रहा। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का मुख्य स्थल नागालैंड की राजधानी कोहिमा थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जानते ही हैं, जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। उत्तराखंड के लोकप्रिय हिल स्टेशन नैनीताल के पास हिमालय की तलहटी में स्थित है। ठीक है, और बड़ी संख्या में बाघों के घर होने के लिए प्रसिद्ध सुंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पैगोलिन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पैगोलिन दिवस मनाया जाता है फरवरी में, 15 फरवरी को। ठीक है,
मध्य प्रदेश के वन विभाग ने विश्व पैगोलिन दिवस के अवसर पर 2020 में पहली बार किसी भारतीय पैगोलिन को रेडियो टैग किया। हम इसे हर साल 15 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम है जो है केवल एक पृथ्वी, वन अर्थ। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय केवल एक पृथ्वी है, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यूएनईपी ने कहा इसे कि 2022 विश्व पर्यावरण दिवस अभियान ओनली वन अर्थ वैश्विक स्तर पर सामूहिक परिवर्तनकारी कार्यवाही का आह्वान करता है, ताकि हमारे ग्रह की रक्षा की जा सके और उसे पुनर्स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें है, या हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों और हमारी आजीविका को संरक्षित करने का समय है। इस दिन हमें कार्य साहसपूर्वक, नवाचार मोटे तौर पर और कार्यान्वयन समान रूप से करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है स्थापित किया गया है ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो, नॉर्वे में, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पहली सीओपी बैठक बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये कब हुई? तो ये हुई मार्च 1995। ठीक है, मार्च 1995 में बर्लिन जर्मनी में ये आयोजित की गई थी पहली सीओपी भूमि, बायोमास, जीवाश्म ईंधन, धातु खनिज और पानी आदि के सम्मेलन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ विकास तंत्र यानी सीडीएम क्या है? सीडीएम क्या है? तो सीडीएम होता है, स्वच्छ विकास तंत्र को क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया था, जो परियोजनाओं के लिए उत्सर्जन में कमी प्रदान करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में स्वच्छ विकास तंत्र को परिभाषित किया गया था, जो परियोजनाओं के लिए उत्सर्जन में कमी प्रदान करता है। सीडीएम विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी, परियोजनाओं को वित्त पोषित करके शुद्ध वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बहुत कम वैश्विक लागत पर करने की अनुमति देता है, जहां लागत औद्योगिक देशों की तुलना में कम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है? तो सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना बिहार अभ्यारण्य जो है सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है। पटना बिहार पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जलेसर उपमंडल में एक संरक्षित अभ्यारण्य है। यह 108 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला अभ्यारण्य है। ठीक है, और 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जिसका आर्द्रभूमि क्षेत्र केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन हमारा है कि यह एक कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह एक अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6O है, ये भी सही है। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है, यह भी सही है। यह गन्ने की शर्करा, सोरा, महुए के फूल आदि शक्करमय पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी चारों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण आंदोलनों की जननी किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण आंदोलनों की जननी जो है कहा जाता है राहेल कार्सन को। किसको कहा जाता है? सॉरी, राहेल कार्सन को नहीं, कहा जाता है ग्रेटा टिनटिन को। किसको कहा जाता है? ग्रेटा टिनटिन को। राहेल कार्सन को लोकप्रिय रूप से पर्यावरण आंदोलनों की, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए सही है। राहेल कार्सन सही था, मैंने गलत बता दिया। राहेल कार्सन को जो है लोकप्रिय रूप से पर्यावरण आंदोलनों की जननी के रूप में जाना जाता है।
रायल कार्सन एक अमेरिकी जीवविज्ञानी थी जो पर्यावरण, प्रदूषण और समुद्र के प्राकृतिक इतिहास पर अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 1962 आधुनिक पर्यावरण आंदोलनों में सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बन गई और इसने डीडीटी सहित कीटनाशकों के सख्त नियंत्रण के लिए प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। लोकार्ट यानी लुकार्ट आप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, लोकार्ट को रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। यह एक सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय फलदार वृक्ष है। ये भी सही है। यह मध्य पूर्वी चीन मूल का फल है। ये भी सही है। लोकार्ट का सर्वाधिक उत्पादक देश जापान है। ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से इसे लुकार्ट या लुकत नाम से जाना जाता है। यह एक सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय फलदार वृक्ष है। यह 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर होता है, मतलब 5 से 6 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है और प्रकृति में फैल रहा है। यह फल मध्य पूर्वी चीन का मूल है और मुख्य रूप से ताइवान, कोरिया, चीन और जापान देशों में उगाया जाता है। भारत में लोकार्ट की खेती दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। लोकार्ट के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो और जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, SDG 17 निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करता है? तो सतत विकास लक्ष्य जो है 17 नंबर का, वो किसको जो है संदर्भित करता है? तो वो संदर्भित करता है सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को। SDG पूरे जो दिए गए हैं, SDG जितने भी होते हैं, उसका एक मैंने जो है कम्युनिटी टैग में दे दिया है कि कैसे याद करना है। आप उसे याद कर लेंगे ना तो सारे जो है SDG आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ SDG के बारे में मैंने पूरा डिटेल दी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। SDG 17 सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का आह्वान करता है। लक्ष्य वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ राजस्व संग्रह के लिए घरेलू क्षमताओं को मजबूत करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में ब्लू व्हेल की एक अज्ञात आबादी की खोज की है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंद महासागर में। ठीक है, लुप्तप्राय प्रजाति अनुसंधान पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पुष्टि की है कि ब्लू व्हेल की पहले की अनदेखी आबादी पश्चिमी हिंद महासागर में रह रही है। एक ध्वनि रिकॉर्डिंग की मदद से वैज्ञानिकों ने अरब सागर तट से विश्लेषण किया कि ब्लू व्हेल जो है गीत पाया जिसका वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर में इसकी खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला है चिल्का झील, जानते ही हैं। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। भारत में 46 रामसर स्थल हैं, वर्तमान में 75 हो गए हैं, जानते ही हैं, जिनमें से सभी को रामसर कन्वेंशन के तहत महत्वपूर्ण और आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी वर्ष 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, रामसर प्रमाण पत्र पर अंकित रामसर स्थलों के आधार पर इस वर्ष 2022 की संख्या 19 तथा गत वर्ष जो है 2021 में 14 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऐसा ही है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये शुभारंभ किया गया था 30 जून 2008 को। ठीक है, भारत सरकार ने 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC की शुरुआत की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क 2003
में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला बायोटेक पार्क प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच साझेदारी के रूप में 2003 में लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो प्रथम पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय प्रताप झाला। ठीक है, दिग्विजय प्रताप झाला 20 अगस्त 1932 से 4 अप्रैल 2001 कब एक सेकंड, हाँ, तो दिग्विजय प्रताप झाला जो हैं ये भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1932 को हुआ और ये 4 अप्रैल 2021 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, और ये पहले पर्यावरण मंत्री थे। कब रहे हैं? तो ये रहे हैं 1982 से 1984 में, इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के प्रथम वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं जो है कृष्णपाल मलिक। कृष्णपाल मलिक, जिनका जन्म 8 सितंबर 1960 को हुआ था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी बड़ौत उत्तर प्रदेश से विधायक है। वह वर्तमान यूपी सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तेंदुओं के बचाव और पुनर्वास के लिए पीपीपी मॉडल लागू किया है? तो ये लागू किया है गुजरात ने। ठीक है, तेंदुओं का रखरखाव सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में गुजरात सरकार और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम द्वारा किया जाएगा। यह भारत में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए अपनी तरह का पहला पीपीपी मॉडल है। मनुष्यों के साथ संघर्ष में आए शक्करबाग जूलॉजिकल पार्क के 12 तेंदुओं को गुजरात वन विभाग द्वारा एक निजी पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बम चक्रवात क्या है? बम चक्रवात, ठीक है, तो बम चक्रवात होता है, यह एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम की घटना है। यह गर्म हवा के पिंड या कम दबाव के बीच का संपर्क है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बार हेडेड गीज भारत के किस राज्य में देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के गंजम में ऋषिकुल्या में बार हेडेड गीज देखे गए हैं। बार हेडेड गीज को दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनौरिया एमीज निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करता है? तो मनौरिया एमीज होता है एशियाई पर्वत वन कछुआ। ठीक है, एशियाई वन कछुआ यानी मनौरिया एमीज जो है, जिसे आमतौर पर माउंटेन कछुआ के रूप में जाना जाता है, टेस्टुडिनिडे परिवार में कछुओं की एक प्रजाति है। प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानिक भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? तो पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं में ग्लोबल वार्मिंग, पीने के पानी का गिरता स्तर, महासागर अम्लीकरण और ओजोन डिप्लीकेशन चारों हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत किस हिमयुग में हिमानीकृत हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है प्लेइस्टोसिन हिमयुग में जो है प्लेइस्टोसिन के दौरान ग्लोबल कूलिंग या हिम युग के सबसे हालिया एपिसोड हुए। दुनिया के अधिकांश समशीतोष्ण क्षेत्रों को वैकल्पिक रूप से ठंडी अवधि के दौरान ग्लेशियरों द्वारा कवर किया गया था और ग्लेशियरों के पीछे हटने पर गर्म इंटर ग्लेशियर अवधियों के दौरान खुला। प्रायद्वीपीय भारत प्लेइस्टोसिन
हिमयुग में हिमानीकृत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। अगला प्रश्न है, किस पौधे को पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है, अभी पीछे ही बताया। ठीक है, तो कभी दलदली जमीन को सूखी धरा में बदलने के लिए अंग्रेजों के ज़माने में भारत लाया गया यूकेलिप्टस का पेड़ आज अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। यूकेलिप्टस नीलगिरी उच्चारित मर्टल परिवार मर्टसिया प्रजाति के पुष्पित पेड़ों की एक भिन्न प्रजाति है। इस प्रजाति के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के फूलदार वृक्षों में से प्रमुख है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ये साइन किया है इटली के मायर टेक्टिमोंट समूह से। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी पावर का जनरेशन कंपनी एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए इटली की मायर टेक्टिमोंट समूह के साथ एक एमओयू साइन किया है। ग्रीन मेथनॉल एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल विकल्प है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ज्योतिराज सिंधिया द्वारा। स्टील मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। भारत में यह अपनी तरह की एक नई पहल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? तो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने केरल के एक सीड फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। यह सीड फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सीड फार्म स्थित है थुरुलु केरल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने केरल के एक सीड फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। यह सीड फार्म अल्वा के थुरुथु में स्थित है। कहाँ पे है? अरुआ के थुरुथु केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे घोषित किया गया है? तो ये है अरिट्टापट्टी गांव को। ठीक है, अरिट्टापट्टी गांव को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ जैव विविधता और संरक्षणों के प्रयासों को मजबूत करेगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को सूची मिलाना है। ठीक है, सूची दिया गया है, एक तरफ जो है निकाय दिए गए हैं और किस वर्ष उनका गठन हुआ। पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अभी पीछे ही बताया मैंने। दूसरा है वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1981 में। कब? 1981 में। ठीक है, 1981 में। तीसरा है जल अधिनियम। इसका जो है स्थापना 1974 में होती है। और फिर ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए वायु अधिनियम में संशोधन ये होता है 1987 में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लवणीकरण का तात्पर्य है। तो लवणीकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो मिट्टी में नमक का संचय, यानी क्या होता है? लवणीकरण मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है। लवण सिंचाई के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश करते हैं। मिट्टी के बढ़ते लवणीकरण के कारण वनस्पति का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
बहुत पहले से हम ताजमहल का पीलापन देख रहे हैं, यह प्रभाव है। तो ये प्रभाव होता है अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण। यानी जब अम्लीय वर्षा और शुष्क अम्लीय कण पृथ्वी पर गिरते हैं तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो कणों को अम्लीय बनाते हैं, मूर्तियों, इमारतों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं पर गिर सकते हैं और उनकी सतहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अम्लीय कण धातु को संक्षारित करते हैं और पेंट और पत्थर को अधिक तेजी से खराब करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पौधों का वह भाग जो जल को वाष्पित यानी इवापोरेट कर देता है कहलाता है, तो उसे कहते हैं रंध्र, ठीक है। स्टोमेटा एक ऐसा छिद्र है जो पत्तियों, तनों और पौधों के अन्य अंगों के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। यह गैस विनिमय की दर को नियंत्रित करता है। यह विकासवादी नवाचार पौधे की पहचान के लिए इतना केंद्रीय है कि लगभग सभी भूमि पौधे एक ही छिद्र का उपयोग करते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे 150 प्रश्न। आज हमने शामिल किया था एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक के प्रश्नों को। तो आज के प्रश्नों को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।